रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते, इतनी लंबी बात हो रही है, अच्छी सी बात हो रही है तो फिर। और मैं क्यों पैदा हुआ धरती पर, वो कारण तभी समझ में आएगा जब मैं कौन की खोज में आप निकल पाएंगे। और फिर उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी तो नहीं बचता। फिर सभी प्यारे बहन भाई दिखेंगे, फिर सभी की अच्छे अच्छे कर्म दिखेंगे, उनकी विशेषताएं दिखेंगी, फॉल्ट्स नहीं दिखेंगे। फॉल्ट्स दिखेंगे भी तो तरस आएगा और खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक अच्छे मार्ग पर हैं सभी जने, और सब लोग बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबका जीवन सफल हो रहा है, करने वाला कोई और है। हम सबको बांधे हुए एक सूत्र में। इसलिए सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। और चूंकि परमात्मा की बात से शुरू की थी आज, इसको हम बढ़ाते हैं। मैं 1 मिनट के लिए कहूँगा कि आप बिल्कुल उसी मुद्रा में आ जाएं जिसमें हम, जैसे हम घर में पाठ पूजा करते हैं या कोई विशेष चिंतन सत्संग करते हैं, जिसके प्रति समर्पित होकर के कि आज का जो भी वातावरण में जो समय बिताया जाएगा वो सारा का सारा समर्पित है उस परमपिता परमात्मा की शक्तियों को, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे जो श्वास है वो उसका सबूत है, सेतु की तरह है श्वास। तो श्वासों का ध्यान रखते हुए आप आंख बंद करके अपने जो मानसिक पटल है, ये जैसे ब्रह्मांड में है सारा का सारा यहाँ पर भी है, तो ऐसा फील करते हुए ऑटोमेटिकली ध्यान आपका श्वास पे चला जाएगा, फिर नाभि पे चला जाएगा। विचार बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए इसी मुद्रा में बैठते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी का हार्दिक स्वागत है आज की विशेष सभा के लिए। और हमारे साथ काफ़ी मेंबर जुड़ गए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमारा आज का टॉपिक था 11th हाउस के बारे में, सॉरी 12th हाउस के बारे में, जो अंतिम है चक्कर का। ये 270 डिग्री से लेके 330 डिग्री से लेके 360 डिग्री का जो लास्ट का सेगमेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे भी यहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हो तो क्या होता है। वैसे देखा जाए तो 9वां 10वां 11वां घर में जितने भी ग्रह होते हैं, ये सारे के सारे हम मनुष्य को कंफर्ट्स प्रदान करते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, बहुत कम मेहनत करा के बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं। 12th हाउस जो होता है ये होता है लॉस का। 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए, लिखवाए थे मैंने, कुछ बताता हूँ विशेष, और फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। 12th हाउस में ये देखें तो सबसे पहले देखेंगे तो ये मोक्ष भी बोलते हैं इसको, ये मोक्ष का घर है। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम मर गए और कहीं स्वर्ग नरक में चले गए, या ऐसा कोई फिजिकल ग्राउंड है या कोई ऐसा फिजिकल वातावरण है जहाँ हम पहुँच गए, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये है कि हम इस जीते जी अपने डिजायर्स के प्रति मोक्ष को, डिजायर्स को एक प्रकार के संतुलित वे में लाके बिल्कुल उस लेवल पे ले आए कि जैसे लगे जो आ रहा है ठीक है, हमारी डिजायर्स का समाधान हो चुका। क्योंकि केतु जो है वो 12th हाउस का कारक बनता है, वो मोक्ष का कारक बनता है, यानी विनम्रता का कारक बनता है, झुकने का कारक बनता है। और राहु जो उद्दंडता का कारक होता है, संसार से साल जोड़ता है। डिजायर्स का जो मालिक है राहु ग्रह है। तो 12th हाउस में
अगर राहु बैठ जाता है तो राहु की जो मेन मुद्दा है वो डिजायर्स की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो जो वातावरण है वो है बृहस्पति का, क्योंकि 12 नंबर की राशि आती है बृहस्पति का, और यहाँ पे बृहस्पति के साथ में केतु अपना रोल अदा करता है। इसके साथ में अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह आ जाता है तो वो उच्च का हो जाता है, यानी वो वर्ल्डली कंफर्ट्स गारंटेड हो जाती है, मिलेंगी मिलेंगी। शुक्र मतलब पैसा, वर्ल्डली कंफर्ट्स। और इसके साथ में सूर्य अगर आ जाता है तो वो वहाँ पे कुछ नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, यानी बेड का जो सुख है वो भी, दाम्पत्य जीवन का सुख है वो भी कम हो जाएगा, प्रभावित होगा, और नींद भी कम आएगी। शनि के साथ चंद्रमा और आ जाएगा यहाँ पे, तो वातावरण ऐसा हो जाएगा कि ढंग से अपने जीवन को ढंग से जी भी नहीं पाएगा वो, यानी हर बार उसके कार्य में विफलता नजर आएगी, क्योंकि ये जो घर होता है ये है फेलियर का घर भी बोलते हैं इसको, मोक्ष का, इन्वेस्टमेंट का भी कहते हैं, लॉसेस का भी कहते हैं, बंधन का भी कहते हैं। ऐसा बंधन जैसे हम घर में जाएं तो खुद अपना गेट खोलते हैं और हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ गेट कोई और खोलेगा। तो बुढ़ापे के अंदर जाकर के लास्ट स्टेज में बच्चों के अधीन माता पिता हो जाते हैं, तो फिर वो भी 12वें घर में चलते हैं। 12वां घर फिर मृत्यु का ही होता है, यानी कि यहाँ से शमशान घाट जाना सीधा ही। 8वां घर उम्र होता है और 12वां घर वहाँ का होता है। इसी प्रकार यहाँ पे लोन अगर ले लिया गया है तो लोन चुकाना है, किस्तों में करना है, अलग अलग ग्रहों की क्वालिटी है। अगर यहाँ चंद्रमा बैठ जाता है तो प्लस पॉइंट ये है कि जल्दी से लोन उतर जाएगा, फास्ट मूवमेंट में। बृहस्पति बैठ जाएगा तो वहाँ से लोन जो है एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण तरीके से लोन उतरेगा। मंगल बैठ जाएगा तो लोन क्या होगा कि झगड़ा करके लास्ट में लोन उतारा जाएगा। और अगर सूर्य बैठ जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एजेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। राहु बैठ जाएगा तो लोन में गड़बड़ करेगा, कुछ कम देगा, कुछ झगड़ा करके, यानी एक प्रकार का वातावरण नेगेटिविटी वाला बना के देगा या नहीं भी देगा। और अगर यहाँ पे बैठ जाता है, शनि बैठ जाता है या बुध बैठ जाता है तो वो किस्तों में देगा, इंस्टॉलमेंट में लोन देगा। तो ये 12वां घर उस पर ऋण कर बनता है। इसके साथ में जितनी भी भय होता है, हर तरह का जो भय है वो 12वें घर से जुड़ता है। अब कौन से ग्रहों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कितने लोग बैठे हैं, कितने ग्रह बैठे हैं, और कौन कौन से घरों के वो लॉर्ड है और यहाँ आके बैठ गए, उनकी जो एट्रीब्यूट्स है साथ में लेके यहाँ बैठते हैं। यानी एक बार ऐसा 12th का लॉर्ड अगर बैठ जाता है, सेकंड भाव में बैठ जाता है हॉरोस्कोप के, तो सेकंड भाव वाणी का है, धन का है। तो यहाँ क्या होगा कि वो फॉरेन एजेंसी से एमएनसी में जॉब करता है, या फॉरेन में जाता है, या फॉरेन के जो लिंक है उससे अपने आप से पैसा कमा सकता है। अदरवाइज फॉरेन से कोई कनेक्शन नहीं है तो अपना संचित धन भी वहाँ खत्म कर देगा। तो इसको सलाह दिए थे भी जॉब करना है तो उसमें कर लीजिए, या फिर अपने सोशल मीडिया से अपने को वहाँ पे पहुँचाइए ताकि कि आपकी बात जाए, ताकि आपको बेनिफिट हो। नहीं तो लॉस होगा, पैसे बचेंगे नहीं। जब जैसे दशा आई इसकी कई ना बीच में तो जाएंगे पैसे। अब दुश्मन के साथ साजिश हो जाती है, अनबन हो जाती है, तो वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा जो प्रायश्चित होते हैं, जितने भी पाप कर्मों के प्रायश्चित, वो सारे 12th हाउस होते हैं, तभी तो सजा मिलती है, जेल जाते हैं लोग बाग। कोई भी लिटिगेशन है वो तो 6th हाउस है, सजा उसकी 12th हाउस से प्राप्त होती है। और इस दौरान जो पीरियड चलता है तनाव का, डिप्रेशन का, शोषण का, माल प्रैक्टिस का, माल फंक्शनिंग का, मिसबिहेव का, वो सारा 8th हाउस से होता है। तो 6, 8, 12 ये घर ऐसे हैं, अगर इनमें ग्रह ज्यादा हो तो आदमी जीवन भर स्ट्रगल में डूबा रहता है और अपने आप को उबार नहीं पाता, जब तक कि वो मेडिटेशन ना करे, प्राणायाम ना करे, जिम ना जाए। क्योंकि मंगल ग्रह जो है उसकी बॉडी है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए बॉडी गार्ड चाहिए मंगल ग्रह। इसको ठीक रखने के लिए पसीना बहाना होता है, उसके लिए जिम जाइए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, तो काफी हद तक संभावनाएं बनती है कि हमारा दिन ठीक बीत जाएगा। ये कॉमन प्रैक्टिस है, परंतु इसके लाभ बहुत ज्यादा है। सैर करना है, बुध ग्रह है, ये इससे मिक्स होकर के देखते हैं तो हमारा जीवन जो है हमारे हाथ में ही है। हम खुद अपने शरीर के डॉक्टर भी हैं, किसी और से सलाह लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी जा सकती। जब आपके अंतःकरण में खुद को सुनने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो फिर बाहरी वातावरण आप पे कोई असर नहीं करता, आप अंदर अपनी स्थिर अवस्था में बैठ जाएंगे। मेडिटेशन से कला सीख देता आदमी, खुद में अंदर स्थित हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता किसी को। लोग तरसते रहते हैं भी अपनी प्रतिक्रिया तो जाहिर करें, वो भी नहीं कह पाता। तो वो का कारण क्या है,
विनम्र इतना हो जाता है क्योंकि केतु ग्रह का प्रभाव होता है सारा, वो मोक्ष की तरफ से जीते जी शरीर में रहते हुए हम डिजायर से मुक्त हो जाएं, वो अवस्था बोलते हैं मोक्ष। नहीं तो डिजायर से रह जाएंगी तो राहु ग्रह दोबारा फिर जन्म करा देगा। ये बहुत सुंदर सूत्र समझ में आया, मैंने बताया जो आपको। इस चीज को लेकर के हम जाकर के जगह जगह जाते, जहां भी जाएंगे और लोगों से उम्मीद करेंगे मेरा ये करो वो करो, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। खुद को ही हमने अपना सारथी खुद को बनना है, खुद को बॉडीगार्ड बनना है, खुद को प्रोटेक्टर बनना है, खुद को ही डॉक्टर बनना है, खुद को ही सक्षम बनाना है। अब उसमें शरीर छोटा बड़ा लंबा हो चौड़ा काला पीला कोई लेना देना नहीं होता, वो ठीक है, जो मिला है कृतज्ञता भाव से उसका इस्तेमाल ढंग से करना है, ये हमारे हाथ में है। ये अब संसार से आप देखा जाएगा तो उसका वजूद ही नहीं है। अभी आपने 1 मिनट लगाया है तो जो श्वास आ रहे थे आपके और जा रहे थे, इस श्वासों के बीच में ध्यान आपका निश्चित तौर पे इस पटल से हट करके नाभि पे गया होगा या श्वास पे गया होगा। जब श्वास रोक लेते हैं अपने, तो किसी प्रकार के विचारों का आवागमन बंद हो जाता है। ये प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हैं आप। 2 मिनट के लिए श्वास रोक लीजिए, 1 मिनट के लिए रोक लीजिए, प्रैक्टिस करके अभ्यास बढ़ा सकते हैं। परंतु जैसा ही हम ऐसा करते हैं उस हिसाब से जो श्वासों की संख्या है वो भी नियंत्रित हो जाती है और बाहरी कोई भी चिंतन हमारे को प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? संसार का वजूद नहीं है, समय का वजूद नहीं है, थॉट्स का कोई वजूद नहीं है। अब थॉट्स हमारे शरीर में जो आते हैं चंद्रमा से डेवलप होते हैं। शरीर जो बना है मंगल का है, इसमें जब सूर्य आत्मा प्रवेश करती है तो दोनों मिलकर के बृहस्पति बन जाते हैं, जो जीव बोलते हैं अपने। इस जीव का पार्ट एक मन और डेवलप हो जाता है जो इस जीव के चारों तरफ घूमता है। फिर शुक्र इसकी लग्जरी हो जाती है, शनि कर्म हो जाता है, बुध लर्निंग हो जाती है। जितनी भी लर्निंग्स हैं, टीचिंग के बीच में लर्निंग वाला शब्द लागू होता है। प्रोसेस है जो वो सारा बुध ग्रह है। अब इसके अलावा फिर राहु तो अपने मतलब भ्रमित करता है आदमी को, सपने दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की कुंडली में 7th हाउस में मंगल या राहु या सूर्य आ जाए तो विपरीत योनि के प्रति जो उम्मीद है उसकी जिंदगी के अंतिम क्षण तक रखता है वो, ये बात समझ में आ जाए तो वहां पे ब्रेक लग जाएगा। जैसे ही आपके मस्तिष्क में बात आ गई को तो मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं ऐसा कंट्रोल दूसरों को ही दूं। परंतु आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जीवन भर शादी नहीं करते, तो बहुत चांस मिलते हैं, वो एक ही ख्याल में रखते हैं और उसी पे जिंदगी बिता लेते हैं अपनी। तो उसका परिणाम क्या होता है? वो अविवाहित रह जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे 2-3 ग्रहों का और भी कॉम्बिनेशन होता है, पर कुछ परसेंटेज ये भी चीज है। तो 12th हाउस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बात करते करते आगे आगे तो जितने भी सर मानसिक एक चीज पूछूं सर, अभी जैसे आप श्वास के बारे में बता रहे थे, तो जो समाधि लेते हैं ना सर, वो क्या चीज होती है? समाधि का मतलब ये होता है कि हमारी विचारों की जो स्पीड है वो इतनी मिनिमाइज हो गई है कि नगण्य के बराबर है। तो जो अवस्था होती है वो जरूरी नहीं है कि आप पालथी आलथी मार के बैठ के करें या आप किसी गुफाओं में जाके करें या कोई विशेष स्थान पर ऐसा होता है। वो आप घर में रह करके चलते फिरते भी अगर आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि बाहर की इंद्रियां बाहर की ओर आकर्षित है, उनके द्वारा जो प्राप्त होता है वो अंदर हमारे मन के थ्रू होता है, वो मिनिमाइज होता चला जाए। और ऐसी स्थिति में एक क्षण ऐसा भी आ जाता है, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, वो आप कहेंगे मेरे को 10 मिनट आराम कर लेने दो, आपका मन खुद का करेगा। क्योंकि विचार बहुत चल चुके हैं, बहुत स्पीड चल चुके हैं, तो काफ़ी क्षय हो चुका है एनर्जी का, तो रिलैक्स फील करना चाहेगा। तो हम रिलैक्स करने के लिए एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तु ले लेते हैं, उसकी जगह पे हम बैठ जाए शांति से और मन को चेक करने लग जाए। श्वास लेना थोड़ा धीमा कर दें, बहुत धीरे श्वास लेने का प्रयास ही ना करें। आ रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए। और कोशिश करें थोड़ा, करते हैं तो रोक के देखिए, तो आप धीरे धीरे करके उस स्थिति को बढ़ रहे होते हैं। ये कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। समाधि का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसके ऊपर मानसिक तल का किसी प्रकार का कोई रोल है वो जीरो हो गया, यानी मूर्तिवत बंदा बन के बैठ गया, बिल्कुल मूर्तिवत, बिल्कुल बैठा, बिल्कुल बैठा रह गया। ये संभावना है सर समाधि उसी में। अवस्था में प्राण भी चले जाते हैं कुछ लोगों के? नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसा यहाँ नहीं नहीं, होता? नहीं 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 नहीं।
देखिए, यहाँ थोड़ा-सा आप कह रहे हैं, जो श्वास की स्पीड अभी हम ले रहे हैं, मान लो 1 मिनट में 6-7 ले रहे हैं, कोई 10-12 भी ले रहा होगा। 1 मिनट में श्वास अगर 1 ले रहे हैं, तो आपकी उम्र 120 साल से कम नहीं है। श्वास अगर हम 1 मिनट में 3-4 ले रहे हैं, तो आपकी उम्र जो है 70 साल, 75 साल के बीच में रह जाती है। श्वास हम 1 मिनट में 10-15 ले रहे हैं, तो उम्र आपकी 40-50, 60 पहले खत्म हो जाएगी। अब श्वास को खर्च कैसे करना है? श्वास खर्च कैसे करेंगे? जब हम कई तरह के दुष्प्रभावित चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँगे, ज़्यादा खर्च हो जाएँगे। तो इसलिए ये जो अवस्था बता रहे हैं, ये अवस्था अल्टीमेट अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं समाधि। यानी वो चलता-फिरता इंसान ही होता है, परंतु आप देखेंगे वो हर वक़्त एक ही मुद्रा में, एक ही स्वभाव में रहेगा, चेंज नहीं कर पाएगा। उसको कुछ पता ही नहीं मेरे को क्या रिएक्शन देनी है, वो रिस्पॉन्स ही देगा, रिएक्शन नहीं दे पाएगा। रवि भाई साहब ने हैंड रेज़ किया है, भाई साहब स्वागत है, बोलिए। नहीं, मुझे बात करते-करते समझ में आ रहा था, जैसे मुमता दीदी बात कर रही थी समाधि का, तो अगर इसके संधि विच्छेद किया जाए समाधि को, तो सम प्लस आदि इस तरह से बन रहा। तो सम यानी समानांतर रूप, आदि मतलब प्रारंभिक अवस्था। जब इंसान का उदय होता है, उस वक़्त जो अवस्था थी, हम उस अवस्था तक पहुँच पाएँ, जिसमें अब आप बोल रहे थे कि ऐसी अवस्था 5 मिनट, 4 मिनट जब आप विचारों से मुक्त हैं और ये अष्टांगिक मार्ग का अंतिम पड़ाव है समाधि। अब उस अवस्था तक पहुँच पा रहे हैं ध्यान के माध्यम से, तो क्या ये मैं कुछ नज़दीक पहुँच रहा हूँ इन चीज़ों के? आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। अवस्था तो वही होती है और इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा लिंक ही टूट गया, मैं क्या कह रहा था। वो ये एक इसको हम डिनोट नहीं कर सकते कि मैं समाधि में कैसे, खुद को पता नहीं लगेगा। या आप ऐसा कहेंगे कि जब हम नॉर्मल संसार में ग्रस्त में रहते हैं, तो हमारी जो श्वासों की जो संख्या है, वो मतलब 1 मिनट में उसकी अवधि बढ़ जाए, उसकी अवधि बढ़ जाए लेते वक़्त, और हमारा जो फ़ोकस है पूरा का पूरा, या तो श्वासों पे टिका रहे, या फिर जो अंतर आकाश है हमारा, यानी कि ये पटल है जो, उससे इसमें कनेक्ट। किसी प्रकार की किसी और पर परमात्मा की भी नहीं, पर में परमात्मा भी आ गया, क्योंकि अभी तक जी, हम मान रहे हैं वो कोई अलग है, हम अलग है। वास्तव में स्थिति क्या है, हम एक ही हैं, उसी के बच्चे हैं, तो उस जैसे ही होंगे। पर तो शरीर में रह करके भूल-भाल गए हैं, इसलिए बार-बार सेंटेंस बोलते हैं मैं और इस पे लगे रहते हैं। जबकि इसको वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो स्थिति बता रहे हैं, वो स्थिति उसी की ही है कि जब समभाव हो जाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड में वो कभी भी विचरण कर सकता है, शरीर से निकल करके। शरीर उसका वैसे का वैसे रह जाएगा, वहां से जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है। ये वो स्थिति समाधि की है। जी, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब शायद ये निकला कि अगर परमात्मा का जो भाव है, उसमें भी एक भारीपन है, जिस वक़्त हाँ, आत्मा का भाव भी समाप्त हो जाए। हाँ, सही कह रहे हैं। वो द्वैत आ गया। द्वैत अभी भी मौजूद है, द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है, यानी एक ही है। हम परमात्मा जैसे बनने के लिए धरती पर आए हैं, जी, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। वो भाव भी अपने आप समाप्त। को उजागर करके, एक्सप्लोर करके, जैसा वो उसका स्वभाव है, वैसा अपने आप को बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं बनेंगे, कुछ परसेंटेज तो बनेंगे, प्रयास तो कर सकते हैं। हमारे हर कर्म में ऐसा नज़र आना चाहिए कि हम देवी-देवताओं से कम नहीं हैं, जो संसार की भाषा बोलते हैं जिसको। पर अंदर से फ़ील होगा कि वो मेरे साथ अंग-संग चलने को तैयार है, चल रहा है, हर काम में महसूस करता है, तो आप उस रेंज पे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं ना। अंतिम का कोई व्यक्त नहीं कर पाएँगे, मैं बता दूँ आपको। ये शब्द गायब हो जाएँगे, वाणी लोप हो जाएगी, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। जो महसूस मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो आप कर रहे हैं, आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भाषा डिज़ाइन नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन है। आपके हाव-भाव, आपके वायुमंडल आपका साथ जाएँगे, वायु करेंगे कि यार क्या है, बड़ा सुकून मिल रहा है, आनंदित हो रहा हूँ मैं। वो स्थिति जो है, वो स्थिति उस रेंज से कुछ मिलती-जुलती मानिए आप। जी, भाव रहित भाव हो गया।
हाँ, भाव रहित भाव। अच्छा, हम डिनोट खुद नहीं कर सकते कि मैं उस जैसा हो गया, ये क्या है, तो कंपैरिजन हो जाएगा। अभी तो हम हमेशा कहते हैं ना, कोई करने वाला है, देख रहा है, ऐसा करते हैं, क्योंकि हम इसको 2 में चल रहे हैं। फिर वो क्षण में तो एक ही हो जाता है ना, वो भी नहीं बता पाएगा मैं कहाँ हूँ, वो अपने को आइडेंटिटी नहीं है, जीरो हो गई आइडेंटिटी, तो कोई विचार ही नहीं है। हाँ, लोग उसको देख के चले जाएंगे, कैसे बहुत संत पैदा हुए हैं जो वाणी लोप हो जाती है, बात नहीं कर सकते, वो देख लेंगे, बस बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे अपना कार्यक्रम में। उस वक्त न तो भूख लगती ज्यादा, न कोई प्यास लगती, न कोई संसारिक चीजों की आवश्यकता खत्म सी हो जाती है। तो स्थिति कितनी कम होती होगी। और ऐसी ही स्थिति में हमारी जो जठराग्नि है, वहां से 4% है जो, वहां से दिव्य अग्नि, जठराग्नि के रूप, जठराग्नि तो नीचे का लेवल हो गया, संसार की वस्तु को हजम करना, खाना पीना शरीर के लिए। उसका ऊपर का जो तल है वो है दिव्य अग्नि, वो प्रज्वलित हो जाती है। जब वो प्रज्वलित हो जाती है तो संसार की चीजों की जरूरत ही नहीं रहती बंदे को। बिना पानी पिए, बिना खाना पीना खाया कई साल तक जिंदा रह सकता है, कई साल तक रह सकता है। हमें सोचने की बात है कि ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो वो स्थिति तो अरबों करोड़ों लोगों के बीच में कहीं होगी, परंतु संभावना से इनकार नहीं कर सकते अपने, है। अगर उसके नजदीक भी कहीं आसपास पहुंचते हैं तो हमारा जो वातावरण है, हमारा व्यवहार है, इतना निर्मल हो जाएगा, हमारी दृष्टि इतनी प्योर हो जाएगी, हमारा कर्म इतने प्योरीफाई हो जाएंगे कि संसार के लिए हम फिट नहीं रह जाते। सच मायने में तो यही है, क्योंकि किसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो फिर क्या फिट रह जाएंगे? प्रभावित होना जरूरी है। वैराग्य आ जाने की स्थिति है ना सर, वैराग्य आने की स्थिति है संसार से। हाँ, वो और प्रभावित परमात्मा से कभी नहीं होता बंदे। जितनी भी जनसंख्या है ना, वो प्रभावित किससे है? देवी देवताओं से प्रभावित है, पेड़ पौधों से प्रभावित है, पशुओं से प्रभावित है, इंसानों से प्रभावित है, व्यवहार से प्रभावित है, संसार के अंदर जो दिखाई दे रहा है आंखों से, उससे प्रभावित है। उस परम सत्ता के प्रति प्रभावित नहीं है। और जिस क्षण वो उस परम सत्ता के एहसास करके उससे प्रभावित हो जाती है कोई भी व्यक्ति, वहां से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है। आप याद किसको करते हैं? जिससे आप प्रभावित हैं। जब आप प्रभावित हैं उसी को याद करें जिससे आप परिचय प्राप्त है, उसी को तो याद करेंगे, दूसरों को कैसे याद कर सकते हैं? परंतु परमात्मा का परिचय प्रॉपर प्राप्त नहीं है, अपना परिचय प्रॉपर प्राप्त नहीं है, इसलिए पड़ोसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसका चिंतन शुरू होकर के हम अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, या रिएक्शन देकर के अपने समय को लगा दिया, अपने स्वभाव को खराब कर, मेलाफाई इंटेंशन में चले गए। केतु इंटेंशन भी होता है, केतु इंटेंशन है और डिस्ट्रक्शन का मालिक है, वो तोड़ता है हर चीज को, हर चीज बैरियर को तोड़ता, सारे बैरियर को तोड़ने में केतु प्रबल है। और 12वें घर का केतु इस कार्य को अंजाम अच्छी तरह से दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति का घर है, वहां केतु बैठा होता है। केतु उसका एक प्रकार से, छोटे शब्दों बोलूंगा तो उसका चेला बोलाएंगे उसको, चेला उसका। जैसे राहु जो है ना, शनि का चेला है, ये उसका चेला है। कोर्ट में जब बात कुछ धर्मराज से पूछा जाता है तो शनि वहां अपना रोल अदा कर रहा होता है न्याय की तरफ से, क्योंकि न्याय का कारक वही है, कर्मों का देखता है हिसाब किताब। तो राहु क्या करता है? उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाता है कि इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। केतु उसके अच्छे गुणों को गिनाता है, इसने ऐसा भी तो किया, इसने ऐसा भी तो किया। फिर दोनों के परिणाम स्वरूप एक निर्णय बैठ होता है। अब उस निर्णय के प्रति उस जीव से पूछा जाता है, भी तेरा ये पिक्चर देख ले, तू ऐसा ऐसा करके आया हुआ है, क्या करना बोल। ये वो स्टेज है भाई साहब, जनरल से ऊपर की स्टेज है, जहां पे मनुष्य अपनी मर्जी से धरती पर आता है। देखो, जब आप केतु के प्रभाव से, ट्वेल्थ के प्रभाव को मजबूत कर लेते हैं, फिर आपका जन्म होगा, क्योंकि चक्कर बना हुआ है तो आने जाने का, उसमें इच्छा आपकी रह जाएगी, मेरे को जन्म कब लेना है, नहीं लेना, ये सारा चॉइस का मैटर आप पे चला जाएगा, क्योंकि उस ब्रह्मांड की सत्ता से आप जुड़ चुके हैं। आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। डिजायर जितनी रह जाएंगी तो वापस पूरी करने के लिए वापस आना पड़ेगा। अगर डिजायर जीरो हो जाएंगी तो केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। वो फिर क्या करेगा? समय अनुसार कई लोग, जैसे जितने भी अवतार पैदा हुए हैं, महान पुरुष पैदा हुए हैं, धर्मात्मा महात्मा पैदा हुए हैं, ये सारे धरती पर आए हैं, ये संदेश देने के लिए तो आए हैं कि परमात्मा एक है, हम सब उसकी औलाद है, अपने पिता को पहचानिए और अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करिए। ये तो बता के गए हैं सारे, कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कोई संत पैदा होने बंद थोड़ी हो गए। समय समय पर अनुसार युग बदलते हैं। किन के बदलते हैं? जब हमारा
करते हैं, हमारी सोच, हमारा इंटेंशन बदलता है, सारी दुनिया का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, दृष्टि से बदल जाता है सारा खेल ही। आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, उसके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं किसके? विचारों के, और आप जनरेटर हैं अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाने के। इन दोनों, तो खुद को भूल करके हम दूसरे पे प्रभावित होंगे तो हमारी एनर्जी सारी बाहर चली गई, अपने अंदर तो एनर्जी आई नहीं। हम दिन भर बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी अपने मकान में भी नहीं जाते। आप अलग से बैठने का मतलब यही होता है ध्यान का, कि बाहर जो घूम रहे हैं आप, अपने शरीर में आके स्थित हो जाइए, मन को थोड़ा विश्राम दे दीजिए, ताकि बाहर की यात्रा ना करें। आप बहुत कर ली है, थक गया बेचारा मन, थक करके क्या बोलेगा, उदास ही तो होगा, और क्या होगा। तो संसार से उदास कब होते हैं? मन में जब दुख भरी बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कोई हमें किसी न किसी रूप से कह देता है। इसका मतलब यह है कि हम दुख को महसूस करते हैं, जब दुख को महसूस करते हैं सुख को भी महसूस करते हैं, जबकि दोनों से अलग हो जाते हैं तो आनंद को महसूस करते हैं। वो स्थिति हमारी परमानेंट है, उसका कोई विलोम शब्द नहीं बना हुआ आज तक, परंतु बाकी चीजों का बना हुआ है। आध्यात्मिक रचना में किसी प्रकार का कोई भी रिपीटेशन नहीं है, बदल के साथ, बदलाव के साथ है, हर चीज बदलाव के साथ, पल पल बदल रहे हैं, जो इन आंखों से दिखाई दे रही है। वो बदलने वाला कौन है? हम खुद हैं, हम खुद क्रिएटर हैं। हमारे पास एनर्जी है, इस एनर्जी से बहुत बड़ी शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बनाते हैं। वर्ल्डली कंफर्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं, पर तृष्णा बनी रह गई तो क्या हुआ? अभी हम राहु की चपेट में हैं, अभी हम छठे घर में हैं। छठा घर होता है इच्छाओं का, 11वां घर इच्छाओं की पूर्ति का, कौन सी? वर्ल्डली इच्छाओं का। पर 12वां घर है समाधि, ध्यान, धारणा, ये सारा उधर से चलता है 12वें घर से। प्लस पॉइंट कितने हैं देखो, गजब के है ये, परंतु संसार इस तरफ जाता ही नहीं है। ध्यान किसका करेगा? किसी और का करेगा, जिससे उसे पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, या किसी ने कुछ कहा है उसका ध्यान करता रहेगा सारा दिन। आप चेक कर सकते हैं, किसी से पूछेंगे भी उसके बारे में चिंतन क्यों कर रहा है, क्या लेना देना है, वो बात खत्म होगी, वो जो कुछ कहा होगा हो गया। उसे धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, आपने धोखा स्वीकार कर लीजिए। यकीन करो, पूरी प्रकृति कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि जिस किसी ने मुझे धोखा दिया, धोखा नहीं दिया, उसने मेरे से पिछले हिसाब चुकता किया है, तो शुक्रगुजार करके स्वीकार कर लेना चाहिए। तो निर्माण कार्य कराओ चाहे कुछ भी कराओ, कई बार गलतियां हो जाती हैं, परफेक्ट आदमी कोई भी नहीं है, तो माफ करने की क्षमता होनी। माफ की क्षमता आती है केतु ग्रह में, राहु में नहीं है, राहु बदल लेगा। तो अब काफी खुलासा हो गया इस बारे में। 12वें घर की और भी जो मैटर है, अब इसको और मैं देखूं तो व्यय का भाव बोलते हैं इसको, मतलब एक्सपेंस का या इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारे फ्यूचर के लिए रखा है कुछ सामान, और एक्सपेंस का मतलब है चला गया, लॉस। तो लॉस किसका? शरीर का लॉस, मन का लॉस, आत्मा का लॉस। तो विचारों से आत्मा थक जाती है। हम कहते तो है नहीं, थकते पर नींद लेते हैं, तो बिस्तर का, यानी बिस्तर का सुख भी है, 12वां घर है। बहुत से मेंबर्स हैं या कोई आसपास देखेंगे तो उनके आंखों के नीचे काला काले धब्बे रह जाते हैं, कारण ढंग से नींद नहीं ली। 12वें घर में कोई मंगल बैठा हुआ है, कोई सूर्य बैठा हुआ है, कोई चंद्र बैठा हुआ है, ऐसे ग्रह जो है। कोई चंद्रमा है, चीटिंग का कारक भी बनता है, धोखा देना चंद्रमा वाला काम है। कई प्लस पॉइंट माइनस भी है। तो नींद के अंदर वहां पे ना कोई ग्रह तो अच्छी बात है, अगर है तो केतु को सर्व नंबर दिया जाता है या बृहस्पति को दिया जाता है। बृहस्पति वहां चला जाए तो वहां पे वो एक धार्मिकता का बहुत बड़ा आवरण उसके पास चला जाता है, यानी वो अपने जीवन में एक प्रकार से शुद्ध व्यवहार करने में काबिल होता है, परंतु उसका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा कमजोरी में चला जाता है। तो जब भी दाम्पत्य जीवन स्ट्रांग होएगा तो अध्यात्म में बंदा नहीं जा सकता। जाने के लिए दाम्पत्य जीवन थोड़ा बिगड़ना चाहिए, थोड़ा सा उसमें कमी रहनी चाहिए, थोड़ा सा आरोप रहना चाहिए, थोड़ा सा दूरी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। परंतु अगर सरल समझ लिया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम उससे पार चले जाते हैं। अगर समेट के रखेंगे हम उसको तो फिर दिक्कत आएगी। इसके अलावा विदेश जाने की जो बात आती है, फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रैवल, घर से दूर लंबी यात्राएं, वो सारा 12th हाउस है। आप चंद्रमा अगर बैठ गया तो उसके ऊपर क्या होगा? आक्षेप लगेंगे, क्योंकि ब्लेम लगाना किसी के ऊपर वो चंद्रमा का रोल बनता है। किसी की कमियां ढूंढना, चंद्रमा खराब होता है तब कमियां ढूंढी जाती हैं। चंद्रमा अगर अपनी
बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो वहां पे उसकी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। बृहस्पति हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मकता वाली बातों को और इनडिसिप्लिन वाली बातों से बंदे को बचाता है वहां पे अगर है तो हमें ये ग्रहों की बात समझ में धीरे धीरे आ रही है भी ग्रह अपना रोल कैसे अदा करते हैं। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जितने ज्यादा ग्रह होंगे 12वें घर में उतना ज्यादा आदमी मानसिक तौर से डिस्टर्ब रहेगा, प्लस में या माइनस में। परंतु ये सब लिखा के लाते हैं, हम सब कुछ तैयार हुआ होता है। तो इस सब का जो सोल्यूशन है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी 12वें घर का मालिक है। आप मेडिटेशन करके पुण्य कर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, पिछले सारे कर्म आपके कर्म भ्रष्ट हो सकते हैं, नेगेटिव पार्ट खत्म हो सकता है मेडिटेशन करने से। घटनाएं फिर भी घटेंगी आपको। 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है, बंधन आ गया ना, अब वहां पे ऑक्सीजन लग रही है, किसी और कंट्री में चला गया। नाई से कटिंग कराते हैं तो वहां पर भी 12वां घर इन्वॉल्व हो जाता है। वो सिर जैसे अपने को नीचे कराए ऊपर कराए उसके अंदर में चले गए। तो ऐसी जगह जहां बंधन है वहां पे 12वां घर ऑपरेट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि दशाएं चल रही होती है केतु ग्रह की, तो कोशिश करनी चाहिए भी बाल कम कटाए जाएं। जितने भी साधु संत होते हैं सारे बाल बड़ी दाढ़ी रखते हैं, कटाते नहीं है। उसके पीछे कारण यही है। या और सेकेंडरी सिर के ऊपर सोफा या साफा कोई चीज होनी चाहिए जिससे लगे भी टोपी वगैरह कुछ ना होनी चाहिए। केतु ग्रह का प्रभाव है वो बरकरार रहे। तो बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि बाल उड़ने का प्रावधान हो जाता है साथ ही। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि इन ग्रहों को समझते हैं तो कितनी रोचक बातें समझ में आती है हमारे को। ये वो खत्म थोड़ी होगी, बहुत सर जो लंबा आप कह रहे थे ना अभी, ये सिर पे साफा वाली बात जो कह रहे थे आप, या टोपी वाली बात, तो जैसे पुराने समय में हिंदू महिलाएं मतलब सनातन धर्म में हमेशा सिर पे पल्ला रखती थी, या मुस्लिम्स में भी देखिए, तो क्या एक तरह से ये उसी लिए है? हाँ, देखिए इसके पीछे दो बातें होती हैं। आप देखेंगे अपने जितने भी कवर्ड सिर को रखते हैं गुरुद्वारे में जाइए तो भी आज भी है, मंदिरों में की जगह पे भी प्रावधान है, धार्मिक स्थानों पे। इसीलिए भी आप किस लिए आए यहाँ पे? अपने धर्म को समझने के लिए, धर्म के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, या धार्मिक क्रियाकलापों में आप इन्वॉल्व होने आए हैं। तो धर्म का जो लीडर है वो कौन है? केतु ग्रह है। केतु क्या है? केतु दो बातों पे है। एक तो हमारी चौकती बांधते हैं ना पीछे, वो केतु ग्रह होती है। तो आजकल बाल सारे लेडीज ने कटा रखे हैं जनरली, तो केतु खराब। तो आप उनसे उम्मीदें लगाओ कि भी तू ध्यान कर ले, तो समाधि में चली जा, तो मुश्किल ही होगा काम। कैसे होगा? है ना, वातावरण नहीं बनता। क्योंकि और नाभि के नीचे जो बाल होते हैं, पूरी लाइन होती है ऊपर से छाती से लेके, ये केतु ग्रह होता है। ये जनरली आप चेक कर सकते हैं नीचे की ओर होना चाहिए, ऊपर होता है तो इसके बाद बंदा डिस्टर्ब है। और अपनी नाभि में नहाते हुए चेक करेंगे तो एक ना रुई का छोटा सा टुकड़ा रोज मिलेगा, हमारे कपड़ों में से खींचता है वो, नाभि चलती है काम, जैसे श्वास लेते हैं ना तो एनर्जी खींचती है वो, यानी जिनिंग हो रही होती है उसकी, खिंचाव हो रहा होता है। क्या बोलेंगे उसको, पिंजाई चल रही थी जैसे किसी कॉटन की, तो वो वहां इकट्ठी हो जाती है। हम सोचते हैं ये कहाँ से आया? ये हमारे को सिद्ध करता है कि हमारी नाभि खींचती है। अगर नाभि पे डेली सफाई रखी जाए, डेली उस पर कुछ लुब्रिकेशन डाल दीजिए, चाहे घी डालें, तेल डालें, 2 बूंद 1 बूंद डेली, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। ना तो होंठ फटेंगे, ना कोई रिएक्शन होगा, या कोई किसी प्रकार का शरीर पे कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, और सारे जितने नस नाड़ियां सारी हैं उन सबको एक लुब्रिकेशन मिल जाएगा, काम आसानी से हो जाएगा, पेट भी ठीक रहेगा। बीमारियों की जड़ कहाँ से? नाभि से तो होती है। नाभि खराब, गंदगी पड़ी हुई है, साफ नहीं होती। और श्वास लेने का पता नहीं है, श्वास छाती से लेते हैं ना, नाभि से श्वास मिलते नहीं लेते। इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, मुझे श्वास नाभि से लेना है, मेरा ध्यान नाभि पे होना चाहिए जब भी श्वास ले रहे हूँ। तो आप देखिए कि शरीर की काफी बीमारी तो खत्म होगी, बीमारी होती ही नहीं है। तो बीमार होना कोई कंपलसरी है क्या? कोई मैंडेटरी है क्या हर कोई बीमार होकर जाएगा धरती से? वो जैसे आया था वैसे नहीं जा सकता। बूढ़ा होकर जाएगा ठीक है, पर तो शरीर बूढ़ा होगा ना, वो थोड़ी बूढ़ा होगा। तो अपने आप मेंटेन करने की बात आती है। एनीवे, किसी क्वेश्चन हो तो फिर मैं बताऊंगा आगे, नहीं तो सर 12वें घर से सबका आप बताते जाइए ना। हाँ। 12वें घर में देखिए जिन जिन की कुंडलियों में है उनकी चर्चा कर लेते हैं।
आपको याद है किसी को अपनी कुंडली के बारे में? जी, मेरा तो सूर्य और बुध है और गुरु भी है। देखिए मैं कुंडलियां देख रहा हूँ, मैंने सबकी बना रखी हैं। मोनिता जी के आपका अपना सूर्य और बुध बैठा हुआ है। और बृहस्पति तो है ही है। बृहस्पति का, बृहस्पति की जमीन में उसका जमीन मित्र है, जमीन में। उसका मित्र तो हो गया आपका सूर्य, और मरकरी 20 डिग्री पे है, सूर्य 4 डिग्री पे, लगभग 16 डिग्री अंतर है। और बृहस्पति जो है वो 11वें चला गया, यानी अपने घर से 12वें चला गया। तो इसको ऐसे बोला जाएगा, विदेश में जाने की संभावना आपकी कम है, जहां पे आप एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा लर्निंग के दौरान भी। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कतें आई थी क्या? नहीं आई सर। यानी जो चीज आप पढ़ना चाहते थे, जितनी स्पीड से जैसा भी है, उसमें कुछ कमी दिखी या नहीं, या संतुष्ट है? नहीं सर, पढ़ाई ठीक हुई थी। रेगुलर चलती रही, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। अब देखिए यहाँ बृहस्पति का कमाल है, चूंकि 11वें घर में बैठ के पंचम हाउस को देख रहा है वो, और साथ में आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ देखने से उसने आपको हायर एजुकेशन की तरफ ले गया। सूर्य मरकरी इकट्ठे हो गए बुध, तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले गए आपको। परंतु आपकी जो जीवन में मानसिक शांति है वो टेम्परेरी रहती है, 2 कारणों से। एक तो 12th हाउस में जो सूर्य बैठ गया है, तो बिस्तर का घर होता है, बिस्तर है नहीं, बिस्तर में आग लगने, जो आग तपाता है तो बड़ा बिस्तर ढंग से सुख नहीं मिलता, कम मिलता है आदमी को। दूसरा, 8वें घर में चंद्रमा और केतु बैठा हुआ है। केतु आपको बता रहा है अभी मोक्ष की तरफ जा रहे हैं आप। पहले तो उसमें 1 डिग्री और 26 डिग्री यानी मून का लगभग 25 डिग्री का अंतर है। तो ज्यादा असर, अगर आप सोच ले, अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया ना, वो काम आपका हो जाएगा। डिटर्मिनेशन में कमजोर रह गए, वो काम में थोड़ी कमी रह जाएगी, ये यहाँ से पता लगता है। मून जो है आपको प्रभावित कम करता है, परंतु ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी आपको आसपास का जो वातावरण है, जहां भी जाते हैं आप, पढ़ाने जाते हैं वहां पर भी, और जहां आप रहते हैं वहां पर भी अनावश्यक रूप से आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल हैं आप, बहुत ज्यादा। तो ये परिणाम आ गए आपके। और दूसरा ये कहूंगा कि और किसी मेंबर की देखें तो नीति जी के 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, मरकरी और शुक्र। सारे झंझट होने के बावजूद भी आप खुश रहते हैं, क्योंकि शुक्र बैठ गया यहाँ पे। मंगल बैठने से एक प्रकार का एग्रेसिवनेस खड़ा हो गया, और सूर्य के साथ होने से पुलिस की नौकरी में चले गए, दंडाधिकारी बन गए, दंड देने की बात होगी, कुछ कार्यों में इन्वॉल्व हो गए, सरकार से जुड़ गए। और मरकरी 24 डिग्री का है शुक्र के साथ में, तो मरकरी और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं, यानी बुध और शुक्र, तो वो आदमी को धनवान भी बनाते हैं, जीवन के अंत क्षण तक पैसे की कमी नहीं आने देते जितनी उसकी आवश्यकता है। शुक्र वर्ल्डली कंफर्ट्स देता है, पूरे गारंटी के साथ देता है। परंतु 15 डिग्री का है और 26 डिग्री का सूर्य है, तो बीच में अंतर पड़ता है लगभग 13 डिग्री का, 11 डिग्री का, तो दूरी पे है। इसलिए कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, पर मन में थोड़े थोड़े कई बार विचार आ जाते हैं भी। पर इनकी भी देखिए कि चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हुआ है 2nd भाव में। अब केतु का रोल सभी में कुंडलियों में मैं देख रहा हूँ, आपके नहीं, जितने मेंबर है ना, ये सबका ही है, ये जितने भी ब्रह्मा कुमारी के मैडम है, सारी बहन जी सबके ऊपर है, जितने सन्यासी सबके साथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आगे जाए, इसका रोल तो रहेगा रहेगा। अब हमें एक कॉमन रिसर्च का पॉइंट नजर आया भी, केतु ये है। अब केतु क्या होता है, सिर नहीं होता, शरीर होता है, यानी कि आधा हिस्सा ऊपर वाला, वो ये सोच समझ नहीं है, वो वन साइड में है। तो वन साइड में आदमी होना बहुत बड़ी बात होती है। अभी आदमी एक ही तरफ सोच रहा हो, एक ही तरफ जा रहा हो, दिशा ही नहीं बदले, तो कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। ये प्लस पॉइंट है उसका।
और दूसरा क्या है कि इनके 4 ग्रह सेकंड भाव में बैठे हुए हैं नीति जी के, जो बताते हैं कि जितना भी इनके एफर्ट्स हैं, जो भी इन्होंने अपने जीवन में मेहनत की के कुछ कमाया है, उसका खुद लाभ नहीं ले सकते, दूसरों के लिए बने हैं। और खुद इसके बावजूद भी सुकून से शाम को सोते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं, तनाव होने के बाद भी, क्योंकि शुक्र ने 12वें घर की नींद को बचा के रखा हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट भी है। और चंद्रमा के साथ में गुरु बैठा हुआ है, गजकेसरी योग बना रखा है। इसका मतलब होता है कि हर यात्रा, आपकी यात्रा जितनी भी करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, सारी की सारी कंफर्टेबल एक पिकनिक की तरह होगी। पर शनि बैठा है, उस पिकनिक में थोड़ा सा दुख भी शामिल होगा। यानी कई बार क्या होता है, यात्रा तो अभी बहुत अच्छी है, पर जब जा रहे हैं वो एक प्रकार का नेगेटिव पार्ट को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। केतु वहां बैठा वो पार्ट को क्लियर कर देगा, यानी चुकता कर देगा, हिसाब चुकता कर देगा। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो किसी को देखने जा रहे हैं, बीमार को या कुछ करना है, तो आपकी यात्रा तो सुखद है, परंतु वहां जाकर के अपना रोल अदा करेंगे उसको भी ठीक करने के लिए। क्योंकि केतु जो है, अगर दृष्टि डालेंगे आप किसी के ऊपर, किसी को आशीर्वाद देंगे आप गज के योग की वजह से, तो फलीभूत होगा। वाणी से शब्द बोलेंगे अच्छे, फलीभूत होंगे। और देखें अगर हम किसी का, तो गोयल साहब का भी 2 ग्रह बैठे, मंगल राहु। तो गोयल साहब सुन रहे हैं? सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। किचन में बैठ के खाना खाया करो आप, आराम की जिंदगी बीत हो जाएगी आपकी। किचन होती है मंगल ग्रह की, वहां बैठ के खाना खाया करो आप। ठीक है सर। और ना जितना हो सके फॉरगिव करने का, यानी माफ करने की भावना में आप आ जाओ। अच्छा जी। भले ही कितना नुकसान आपका कर दिया, कोई कितना आपको धोखा दे गया हो। अच्छा जी। तो ये आपका जो 12वां घर है, जो 9 नंबर की राशि लेके बैठे हैं, इसके परिणाम सकारात्मक हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है इस घर को 6ठे भाव से, और केतु के साथ बैठा हुआ है। तभी मेरे साथ जुड़ गए आप, इस ग्रुप के अंदर आ गए। अच्छा जी। 1 2 3 4 5। हाँ, ये कर्मों के माध्यम से आपके बीच में कई तरह की बातें आती हैं जो आप नहीं बर्दाश्त करते, फिर भी आप माफ करके अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाइए। लोगों की बात चिंता मत किया करो, क्योंकि यहाँ ऐसी घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है सही, आज से बांध लीजिए। बहुत अच्छी बात है। अब रही बात सोनिया जी की, सोनिया जी भी कोई नहीं है, और रवि भाई साहब को देख के तो उनका राहु बैठा हुआ है, तो मैं बता भी चुका हूँ, राहु यहाँ बैठता है तो कई बार, यानी जो 5 डिग्री का ज्यादा फर्क नहीं है, और इस पर दृष्टि पड़ रही है, किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। मंगल इसका मालिक है, वो 7th हाउस में बैठ करके लगन को देख रहा है। तो मंगल के ऊपर जो दृष्टि है बृहस्पति की है, यानी कि इनको गुस्सा भी बथेरा आता होगा, कई बार बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते होंगे, कुछ ज्यादा समय में नहीं, थोड़े समय में वापस आकर के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर देखे स्थिति को संभाल लेता है। अगर जुपिटर नहीं देख रहा होता तो ये मंगल ग्रह और राहु का जो कॉम्बिनेशन बना नजर आ रहा है मेरे को, ये कोई ना कोई हमेशा विवादों में घेर के रखता है, परेशान ही रहते हैं। तो इसलिए राहु का यहाँ बैठना एक प्रकार से आपको संकेत दे रहा है कि आप जितना हो सके, जैसे मैंने देखा अभी बात की है गोयल जी से, इनका भी राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो वेस्टफुल जो संसारिक गतिविधियां हैं उससे बच करके अपने आप को एक देवता समझते हुए माफ करने की क्षमता को बढ़ा लीजिए। तो गुस्सा आप किसी ऊपर कम से कम करिए। गुस्सा आपके लिए खुद खतरनाक है, गुस्से से कोई काम नहीं करा सकते, आप काम खराब कर लेते हैं, चाहे पत्नी पे करें चाहे किसी और पे करें। अपना मूड तो खराब करते हैं, दूसरे का भी खराब कर देते हैं। तो मेरी प्रार्थना ऐसा नहीं करेगा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पत्नी और बीमार हो जाएगी अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो। गोयल साहब की कुंडली दिख रही है, जैसे उनका भी दिख रहा है। हालांकि टीचर है, बहुत अच्छी बात है, बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है तो बचा रखा है आपने इसको, कुछ ज्यादा संगीन परिणाम नजर नहीं आते, माइल्ड होते हैं। पर आज से जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, ट्रांजिट की बात करेंगे अगले
एपिसोड में जब बात करेंगे तो ट्रांजिट में कौन-कौन से ग्रह कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, क्या परिणाम देंगे, तो रोज अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है कि मेरा ये समय जो है महीना, 1.5 महीना, 4 महीने, 2 महीने, ये ठीक ऐसे चलेंगे, वैसे चलेंगे, खुद आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे आप। आज का टॉपिक हमारा लास्ट है इस तरह के राशियों का और ग्रहों के बीच में बैठने का, और इसके बाद जो चलेंगे फिर ग्रह गोचर पे चलेंगे, ट्रांजिट पे, और साथ में चलेंगे महादशाएं, दशाएं क्या होती हैं, क्या परिणाम मिलते हैं, किस प्रकार का हमें चलना चाहिए। तो विषय तो लंबा है, तो अगली बार चर्चा करेंगे लंबी। इस तरह से और भी मन में जितने क्वेश्चंस होंगे सारे उसके समाधान भी देते चले जाएंगे। मेरा प्रार्थना है कि अभी तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, भाव किसे कहते हैं, और जैसे हाउस बोलते हैं, भाव बोलते हैं, घर बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। और साथ में साइन राशि किसे कहते हैं, उनका क्या महत्व है, कुछ समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं। गरिमा जी ने हैंड रेज किया, बताइए। आपका क्या? अच्छा, अभी देख लेता हूँ मैं आपकी कुंडली। गरिमा 12th हाउस में आपके कुछ नहीं है, अच्छी बात है, परंतु इसका जो लॉर्ड है वो सेकंड भाव बैठा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, फॉरेन लिंक से आपका धनवान बन सकते हैं। फॉरेन लिंक का मतलब फॉरेन कंपनी में काम करना, फॉरेन रिलेशन के साथ में आप कुछ अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, फॉरेन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, पढ़ाई के माध्यम से, अपने कार्यशैली के माध्यम से, अपने संबंधों के माध्यम से, जो भी चाहे वो सारे फायदेमंद रहेगा आपको। और आपके 7th हाउस को बृहस्पति ग्रह जो है आपके लगन को देख रहा है, यानी शुक्र और सूर्य पर देख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर के जब तक धरती पर रहेंगे, हमेशा इंटेलिजेंसी के साथ रहेंगे, हमेशा आवश्यकता के अनुसार धन आता रहेगा और सरलता से आता रहेगा। जॉब करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, आप फ्री नहीं रह पाएंगे कि बेरोजगार हो गए, मुझे किसी से कुछ पैसे मांगने पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आएगी आपके। ये पूरी बता रही है। बोलिए पुरुषोत्तम जी। बस सर, जैसे आपने बोल दिया बस आज से ही शुरू। भाई साहब आप जैसे मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा आप जैसे भाई मिल जाए जहाँ पर भी, जो तुरंत प्रभाव से एक्शन ले लेंगे, हाँ जी, तो मेरा बोला हुआ सार्थक हो गया। और इस ग्रुप का सौभाग्य है कि आप इसको जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर भी आपकी जो गरिमा बन चुकी है। आपने जितनी बातें आज तक मेरे को बोली है मैं सभी इम्प्लीमेंट की है। आपने कहा 5-6 बजे के शाम को खाना बंद बंद, चाय बंद बंद, विस्की ड्रिंक मैं लेता था वो बंद। आपके परिवार वाले तो ये मतलब ये तो नहीं कहते ना कि क्या पंगा ले लिया इन्होंने, क्या जादू हो गया। नहीं, मेरे को कोई नहीं टोकता इससे। मेरे को तो अक्सर कई लोग कहते हैं आप जादू करते बैठते हो, आप लोगों पे जादू कर देते हो, उनकी बीड़ी सिगरेट सब शराब छुड़ा देते हो, 5-10 मिनट बैठ कर बंदा घुमा देते हो, सोच के हमारे घर में, मेरे अपने घर में मेरे ब्रदर तो लेता है, एक ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाता है, नॉन वेज। मेरे घर में कोई नहीं, बस मेरा बेटा नहीं लेता, मैं नहीं लेता, अब छोड़ दिया। चलो परमात्मा का भला करे, आपकी उम्र 10 साल बढ़ गई स्वस्थ रहने की, और आप बीमारियां शरीर से जितनी थी वो तो गायब हो ही जाएंगी धीरे धीरे करते। बस ठीक है जी। आज से कोई 2 साल पहले जब बात करता था तो कितने परेशान होकर बात करते थे मेरे से, और आज देखता हूँ बिल्कुल सही बात है, तो परिणाम अच्छा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा मानो ना जादू हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो रवि जी अभी हैंड रेज किसने किया और बात करना है? भाई साहब ये हिमांशु की कुंडली, मुझे एक कंफ्यूजन था, 12वें घर में तो कोई नहीं है, लेकिन उसका लॉर्ड जो है वो जो मैंने कुंडली निकाली उसमें 7वें घर में गुरु 2 डिग्री पर दिखा रहा है। हाँ ठीक है,
आपका 12वें घर में 2 नंबर की राशि है शुक्र, और जमीन किसकी है? बृहस्पति की। तो शुक्र के वहां पे उसका 50% परिणाम मिलता है साइन होने से, राशि होने से, पर लॉर्ड उसका 7th में चला गया। तो ये बताता है कि जो इसकी पत्नी आएगी संस्कारित होएगी, धनवान होएगी, ये भी धनवान होगा, और पत्नी भी सुंदर मिलेगी। शुक्र ग्रह सुंदरता का कारक है, और शादी के बाद इसका जीवन में तेजी से उछाल आएगा, यानी बहुत जल्दी स्टेप ऊपर उठा लेगा। ये यहाँ से कन्फर्म होता है, क्योंकि इसके साथ 3 ग्रह और बैठे हुए हैं। जुपिटर बैठा अपने घर में, मरकरी बैठा हुआ है, और शुक्र बैठा हुआ है। पर नेगेटिव पार्ट क्या है? नेगेटिव पार्ट ये है कि इस घर में जितने ग्रह ज्यादा होते हैं उतना ही व्यक्ति जो है संसारिक दौड़ में जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति व्यय करता है। अगर वो बचा लेवे, आध्यात्मिक जीवन में आ जाए, वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल पे आ जाए, अपनी शक्ति को बचाते हुए कर्मों को चेक करता चला जाए, पत्नी को साथी की तरह देखे, और पत्नी व्रता बन के रहे। अब मैं लाइन और ऐड कर रहा हूं, पत्नी व्रता बन के रहे, इसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज खराब होने की गुंजाइश बरकरार है। ठीक है भाई साहब। मैंने बहुत कुछ बता दिया। हाँ जी भाई साहब। हाँ, और किसी के मन में बात हो कोई? सर एक जी तो मैम, सर जयश्री बोलिए। नवांश कुंडली जी है जी वो भी बोलिए समझ बोलिए। नहीं आई। बोली जयश्री जी। आपके सूर्य और शुक्र ग्रह दोनों 12वें घर में बैठे हैं। जयश्री जी सुन रहे हैं? जी जी जी। तो आप देखिए शुक्र यहाँ बैठ के बहुत पावरफुल है। 4 डिग्री का है, सूर्य आपका 14 डिग्री का है, 10 डिग्री अंतर है। तो मैं आपसे जी कहूंगा कि आपकी कुंडली अच्छी है, हर प्रकार के संसारिक सुख साधन आपको जितनी आपकी आवश्यकता है प्राप्त है, और अंत क्षण तक रहेंगे। पर एक बात बताऊं, पेट में गर्मी ज्यादा होने से, यानी पेट के अंदर गर्मी आपके रहती है, जिस वजह से जो निमित्त परेशानी है उसको आप झेल रहे हैं, और उसका तरीका यही है कि पानी की मात्रा बढ़ा लें आप, जी और ऑक्सीजन भरपूर लें, क्योंकि बृहस्पति जो है 11वें घर पे बैठा है, वो प्रेरणा दे रहा है आपको कि थोड़ा सा लंबे गहरे श्वास लिया करो आप। मसाले सारे जी मंगल ग्रह के हैं, सब बंद कर दो, कम कर दो आप। जी तेल जो है वो भी, यानी आप कोशिश करें तेल की जगह देसी घी ले लें, वो ज्यादा फ्रूटफुल जी होगा। जी थोड़ा खा लीजिए। जी भोजन जो खाए ना आप, वो थोड़ा मसाले वाला ना हो, और ये समस्या आपकी बिस्तर पे जाकर के तकलीफ पाने की वो नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। जी पानी कम पीते हैं इसलिए भी दिक्कत आती है थोड़ा सा। जी। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, मोशन क्लियर नहीं होता। तो नहीं, सादा खाते हैं खाना एकदम। जब आप मीटिंग में बैठेंगे तो मैं कई चीजें बताऊंगा कि कैसे आसानी से फ्रेश हो जाए, वो कई चीजें बताऊंगा। अभी क्या जी डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आएगी मेरे को, तो जी। बीच में जो कोई बात होगी तो बता दूंगा और अगर जैसे मेरे जी, जैसे या अगले हैं। आपने आपने बताया कि 12वां घर जो होता है वो मृत्यु का होता है, हाँ तो क्या सभी के लिए वो मतलब जो पीरियड एक होता है मृत्यु, मतलब लास्ट लास्ट जो इयर्स होते हैं? हाँ, शरीर का जो अंतिम चरण है ना, देखो ना, एक नंबर शरीर है, वहां से घूमता हुआ 12वें में पहुंच गया तो यात्रा पूरी होगी ना उसकी। जी शमशान घाट का होता है। जी। बंदर का बोला ना, लोग उठा के ले जा रहे होते हैं उसको। हॉस्पिटल का होता है। अच्छा। जी 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 अंतिम जी चरण में 12वें घर का या तो सबलॉर्ड, उसका नक्षत्र, राशि या प्लेनेट, साथ जी में शरीर का जो मालिक है, जैसे आपके शरीर का मालिक कुंडली के हिसाब से बृहस्पति बनता है, उसका लिंक जरूर होगा। जी वो ज्यादा मैं इस फील्ड में बात नहीं करता अभी किसकी मृत्यु कब होगी, कारण क्या है, ये डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। जी इतने हमारे सूत्र बने हुए हैं, उसको तो स्वीकार करते हैं, हमें आज अच्छा बिताना है, पता नहीं कल क्या होगा, क्षण का जी भरोसा नहीं है। हम आज की बातें करने बैठ गए, तो जी आज कुछ अब चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है 1 मिनट में। तो ये क्षण कितनी कीमती है बहन जी, आप सोचिए आप थोड़ा सा, जी है ना। तो जी आपको मैंने 2-3 बातें बताई है कि मुझे दिख रहा है आपका पाचन थोड़ा ठीक कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे जी आप। जी। छाया बहन ठीक जी है, आप बोलिए। शुक्रिया। हाँ भाई साहब
अगर 12th घर में जुपिटर और केतु दोनों हो तो? क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़ी बात कोई हो भी नहीं सकती। आपकी कुंडली में तो ये नहीं है। सर बेटी की कुंडली में। हाँ, तो ये जन्मजात पिछले जन्म में सन्यासी थी या इस फील्ड में थी, योगिनी थी, योगी थी, जो भी नाम देवें आप, जो किसी आश्रम में या किसी ऐसे धर्म स्थल पर स्वतंत्र प्रभाव से प्रभावशाली तरीके से अपना जीवन जी रही थी, दोबारा जन्म हो गया। अब जीवन के इस पड़ाव में क्या होगा, 36-37 साल के बाद टर्निंग पॉइंट आएगा और 48 में पूरा हो जाएगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते पूजनीय बन जाएगी लड़की। है पूजनीय, समझते हैं? जी सर। जिसको लोग पूजते हैं, आसपास के लोग सलाह मशवरा लेते हैं उससे, उसके चरण स्पर्श करने की इच्छा करती है, हृदय में बड़ी रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके मुख से निकले शब्द पूरे होंगे। पर संसारिक दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन में कमी को लेके पैदा हुई है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। वो तो नेचुरल है ना, जब वो पार्ट अच्छा होगा तो ये पार्ट कमजोर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, किसी जीव की अंतिम यात्रा क्या है, संसार में अपने पिछले जन्म के खाते पूरे करके, अकाउंट क्लियर करके, मुक्त होकर के, समाधिस्थ होकर के, पूरी तरह से मन को लीन और विलीन करके, राहु ग्रह के प्रभाव को नलीफाई करके हमें जाए यहां से। वो जीवन ज्यादा बढ़िया है कि बड़े बड़े महलों में रहे, रोते पिटते रहे, चिल्लाते रहे, शोर मचाते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। दाम्पत्य जीवन का मतलब यही है कि संतान कितनी आगे तक चाहिए, बस खत्म हो गया। उसके बाद ज्यादा उसको लंबा गहरा करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता अनुसार तो किया जाएगा ना, सब कुछ तो वो नहीं है। एक ठहराव जिंदगी में जब आएगा, जब हम अपने आप को समझ लेंगे, खुद की पहचान के साथ ही आएगा। तो बच्ची में गुण सारे मौजूद है। अब देखिए, उसकी मेरे पास कुंडली तो भी नहीं है, पर जब फिर बात करेंगे तो बताएंगे भी कौन से पीरियड में ऐसा कुछ होगा। तो दशाओं के सर उसके काल सर्प योग भी है, एक बार आपको ये पहली बात तो है, दोष नहीं है बहन जी। पंडितों ने पत्नी क्या दिमाग खराब कर रखा है। हाँ दोष जी, नहीं आपने है, बताया था। दोष नहीं है। ये ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति की सारी एनर्जी कहाँ लगा रही है उसको इंडिकेट करती है, और एनर्जी का बाद में प्रतिफल भी मिलता है और पॉजिटिव मिलता है। यानी मानो 10 हमारे द्वार है तो 5 द्वार खुले हैं और 5 द्वार बंद पड़े हुए हैं। तो जो बंद पड़े खराब भी हो गए हैं, वो 5 का रोल इतना ताकतवर है कि 10 जब खुलेंगे पूरे तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उनकी लाइफ पड़ी हुई है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और अभी मीनाक्षी जी ने एड्रेस किया, बताइए बहन जी। भाई जी, मेरे 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसका लॉर्ड 8वें भाव में मंगल की पृथ्वी पर बैठा हुआ है, और सूर्य वो शुक्र और बुध के साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं आप। आवाज गूंज रही है आपकी। मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। 12वें घर का जब लॉर्ड 8वें में चला जाता है, 8वां घर क्या है, दुख तकलीफ पीड़ा का। 12वां है हाँ जी, सैया सुख का। आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए। तो यहाँ बैठ करके आपको प्रेरणा मिल रही है, चूंकि बृहस्पति और शुक्र और मरकरी भी बैठे यहीं पे। ये इंडिकेट करते हैं कि जितनी अकल्ट साइंसेस हैं उसमें अगर आपका रुझान बढ़ता जाता है जैसे वैसे वैसे मानसिक संतुलन में आप बढ़ते चले जाएंगे। ये प्रोपोर्शनेटली बता रहा है। जितना ज्यादा अध्यात्म में, प्राणायाम में, ज्योतिष में आप समय लगाएंगे, उतना उतना मानसिक तल पे आप सुदृढ़ होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। आपकी नींद गहरी और निश्चिंतता के साथ मिलेगी। और आपने महसूस भी किया कि दोनों बच्चे सेटल हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप कि कोई खास पैसा खर्च भी नहीं किया और सारा काम बढ़िया हो गया। तो ये परिणाम है उसके, क्योंकि आप अंदर से आप धार्मिकता से भरे हुए हैं। तो उसका चित्रण है। तो मेरी दुआएं, आप ज्योतिष जुड़े, लगातार अपने आप को कुछ सीखने में लगाइए। लर्निंग भी तो है बुध ग्रह। ज्योतिष से बड़ा और कोई विज्ञान नहीं है जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सके।
ये एक गाइड बुक है, एक प्रकार की गाइडेंस मिलती है यहाँ से हमें जीवन को जीने की, संसार से कैसे हम निपटें और साथ साथ अध्यात्म में भी कैसे जाएं। उसके लिए हम 12वें घर का सपोर्ट मेडिटेशन लेने लग जाएंगे तो ये शक्तियां जल्दी से डेवलप हो जाएंगी आप। और एक चीज और, आप कुंडली में चौथे घर में 9वीं राशि है बृहस्पति की, और बृहस्पति और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। पिछले कुछ पार्ट जिंदगी में रह गए थे आपके, रिट्रोग्रेड दोनों ग्रह हैं, इसलिए उसको पूरा करने के लिए आप भी, मुझे ऐसा लगता है किसी आश्रम में बहुत ही उच्च पद पर थे, कुछ पार्ट रह गया, भूल गए, दोबारा से पूरा करने के लिए धरती पर आए हैं। आप संसार से तो मुक्त हो चुके हैं, जितने भी जिम्मेवारी थी, अब उस जिम्मेवारी को दिमाग मत रखिए, जी जी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, पर आप अपना जीवन तय करिए, अब अपनी एनर्जी अपने पर लगाइए। चलो आज की और किसकी बात करें, अब हो जाएगा तो सोनिया मैम का रह गया था सर, सोनिया का रह गया। सोनिया जी का देखते हैं। अब सोनी जी का क्या है, 8वें घर में मंगल की राशि, 8 नंबर की राशि है, और उसका लॉर्ड है वो 11th में बैठ गया 7 नंबर की राशि पे। तो ये 3-4 लोगों का पहले भी आया हुआ है। तो मंगल की राशि जगह यहाँ पे 12वां घर खाली है, कोई समस्या नहीं है आपको, आप छलांगे लगाते हुए ध्यान में उतर सकते हैं, कम प्रयास में आगे जा सकते हैं, ये यहाँ से इंडिकेशन हो रहा है। और लाभ के घर में मंगल बैठ गया तो लाभ तो मिलना ही है आपको। आपको चंद्रमा की राशि जो 8 नंबर पे है, उसमें राहु, शुक्र और चंद्रमा तीनों बैठे हैं। तो यहाँ चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता 8वें घर होने के बाद। कारण क्या है, सबकी माता है, चंद्रमा मतलब माता। राहु भी उसके आगे नतमस्तक है और शुक्र भी उसके आगे नतमस्तक है। तो ऐसी स्थिति में सरलता से ज्योतिष सीख रहे हैं, सरलता से आप ध्यान सीख रहे हैं, सरलता से अपने सीखने की जो प्रवृत्ति आपकी वो सरलता से कम समय में हो रही है। और ये आपको एक प्रकार से मेंटल की गहराइयों में जाकर के सेटिस्फैक्शन का लेवल प्राप्त करा रही है दोनों घर, और गारंटी के साथ दे रहे हैं। चूंकि आपका सूर्य है 25 डिग्री और 20 डिग्री और जुपिटर 25 डिग्री का 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इस पूरी कुंडली का जो कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है, वो यही है। यानी प्योरीफाइड अवस्था में आप पैदा हुए थे और अंतिम क्षण में भी प्योरीफाइड होकर जाएंगे। संसार के जितने भी संबंध हैं सारे एक निर्लिप्त अवस्था में निभाते हुए आप जाएंगे, ये यहाँ से गारंटी मिल रही है। बड़ा अच्छा भाग्य है। और केतु बैठा है आपका 2nd भाव में शनि की राशि पे। तो परिवार से आप पूरी तरह से जुड़े होकर के भी नहीं जुड़ पाएंगे, जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, अलग एडजस्ट नहीं कर सकते आप। परंतु आपको एडजस्ट करना होगा समभाव के साथ में। केतु यहाँ बैठा है इसलिए कि संसार के खाते निपटा लूं, उनके मन में मेरे प्रति कोई चिंतन ना चले, माफी भाव से। तो अब अदृश्य रूप से क्या होगा, संसार की सारी शक्तियां आपके साथ जुड़ जाएंगी ऑटोमेटिकली, पैसा भी खूब आएगा, हर तरह से सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, और परमात्मा अपने आपके लिए विशेष रास्ता तय किए हुए है। तो वो अट्रैक्शन जो है फट से आपका उड़ता चला जाएगा, हल्का फील करते चले जाएंगे। जब से आप इस फील्ड के अंदर आए हुए हैं, 2-2.5 साल 3 साल हो गए अपने को, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो मार्वलस हैं और उम्मीद से ज्यादा है। कर्ता हमें देख रहा है, तो उसका जो एहसास है आप महसूस कर रहे हैं, आप बड़ी खुशी की बात है। पर आपको लॉजिकली समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप संसार की भाषा में बात करूं मैं, तो इस कुंडली के व्यक्तित्व को संसार की भाषा में समझाना बड़ा मुश्किल है। अध्यात्म की भाषा बड़ी सरलता से समझ जाएगी, संसार की भाषा समझ में नहीं आएगी। नहीं आती सर समझ, सर लोगों से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, किसी से फोन पे भी बात ही नहीं है, कुछ उनको समझाऊं तो वो समझते नहीं है। हाँ, नहीं आपको भी वो लगता सर है। हम अपना टाइम मेडिटेशन और अध्यात्म में ही देते हैं कि लोग तो समझते नहीं। हमारा दूसरों से संसारिक बातें करने का बिल्कुल सर अब है ही नहीं है सर, अब कहीं तो विलुप्त हो गए। हाँ, ऐसी अवस्था में प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि आपका जो शक्तियां हैं वो एक अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो गई। और नेगेटिव पार्ट ये है कि संसार से
जो व्यवहार था उसमें कमी आ गई तो बुरी बात नहीं है। उम्र के पड़ाव में जिस पर चल रहे हैं आप, तो बुरी बात नहीं है आप पहुंच के। शुरुआत में ठीक था, अब नहीं जरूरत पड़ती तो कोई बात नहीं, अपना काम किया, बात खत्म। हाँ, आप सबके काम आते रहेंगे, इतना चाहिए उनको। सब लोग तो काम ही तो चाहते हैं आपसे भी, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, कर दिया आपने, बात खत्म हो गई, फिर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सर, कर्म योगी बन के कर रहे हैं सर, जो हाँ। आपने सिखाया है उसी पे ही चल रहे हैं सर, उसी शिक्षा पे आपके द्वारा दी हुई टीचिंग को ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कमल का फूल हमेशा याद रखा करो। गुलाब का फूल संसार के लिए और कमल का फूल अध्यात्म के लिए। गुलाब का फूल संसार के लिए, संसार में रहे तो खुशबू बिखेरते रहे, गुलाब के फूल की तरह रहे। परंतु मस्तिष्क में जो विचार है या हमारा जो आंतरिक मामला है वो कमल के फूल के समान ही रहे। उस पर कोई टच नहीं होता, कुछ भी उस पर नेगेटिविटी असर नहीं करती। ऐसा कुछ लुब्रिकेशन लगा लिया शरीर पे कि जब होली खेलते हैं ना तो रंग चिपके ना, किसी दूसरे का रंग लगे ना। होली खेलनी है, ठीक है, तो पहले से अच्छी तरह से ना ऑयल वगैरह लेके अच्छी तरह से मसल लीजिए सारी चीज पे, तो ऑयल गिर भी जाएगा, रंग वगैरह आने वाली होली अगले महीने। तो रंग सारा ऑयल से कुछ लगा लिया जाए ताकि क्या है, ऑयली सब्सटेंस हो गया। अब रंग गिरेगा तो उसके ऊपर गिरेगा, बाद में जब नहाएंगे तो सारा रंग ऑटोमेटिक उतर जाएगा, चला जाएगा। तो उसको बोलता हूं मैं, कमल के फूल के समान रहना। मैं भी होली खेलता हूँ पर मेरा रंग नहीं चढ़ता। तो रात को बंदोबस्त करके सोता सुबह उठते ही। गरिमा जी, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, और कौन रह गया जिसकी बात रहेगी? वो भैया मेरा टाइम थोड़ा बता दीजिएगा ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग आपका। जी। जय श्री जी, आपका तो देखिए डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1973 बताया हुआ है, 8:22:43। 22 मिनट 22 सेकंड। 8:22:43। अच्छा 43, जी जी जी। वो टाइमिंग मेरा गलत हो गया था ना, इसीलिए थोड़ा गलत हो गया। तो ये मैंने निकाला हुआ ना कहीं से तो। जी, आपने निकाला था। आप मैंने जो बताया था वो आप बोले कि गलत है, फिर आपने निकाला है ये। हाँ, ये एग्जैक्ट टाइम है, तो आप बेस बनाइए। जी जी। अब देखो दशा चल रही है आपको राहु की, राहु में जुपिटर चल रहा है। तो जुपिटर शरीर का मालिक है, 11 में बैठा है और राहु की दशा चल रही है। राहु डिजायर्स को फुलफिल करेगा। 2022 के जून से लेकर के अब तक की जो घटनाएं घटी हैं, जून 22 से लेकर अब तक क्या एक्सपेंशन किया आपने वर्ल्डली? मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब देंगे? सांसारिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं? हाँ। एक्सपेंस किया मतलब पैसे इनका घर बना सर, इनका घर बना है, शादी हुई, बच्चे की शादी हुई, घर बना। तो ये एक्सपेंशन हुआ ना हुआ? जी हाँ, तो ये दशा पढ़ने का तरीका बताया मैंने। राहु में बृहस्पति आ गया, बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है। राहु क्या है? वर्ल्ड, संसार है, उसी गतिविधि में इन लोगों के अपने किया। अब दूसरे पक्ष में देखें तो केतु जो बैठा होगा 4th हाउस में, जी, बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रखेगा। बहुत। आप शादी कर दी, बात खत्म होगी, आपका जो तनाव था वो हटा दिया उसने। इसी ज्ञान के कारण बुरे बन गए। कितनी वंडरफुल बात है, अध्यात्म को ज्योतिष से जोड़ देना, कितनी गजब की बात है। मैं बड़ा शुक्रगुजार रहता परमात्मा भी, मेरे को तो ऐसी शक्ति कहाँ से आ रही है कि ज्योतिष को अध्यात्म में जोड़ देना, ज्योतिष को वास्तु में जोड़ देना, ज्योतिष को निर्माण कार्य में जोड़ना। कार्य कैसे हो गया सारा? मैं संभव नहीं, ऐसा कुछ किताब ही नहीं है, ऐसा लिटरेचर ही उपलब्ध नहीं जिससे देखा जाए सब चीज मिल जाए आपस में। वो करवा रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ वो करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पल पल उसका इशारा चाहिए ना। तो अंतःकरण सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छी बात। और देखिए किसके बारे में जानकारी लेनी है, कोई है तो अपने। सर मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने सारे अकाउंट्स खत्म कर लूं अभी, वो पॉसिबल है कि मेरा दिखता है? बहन जी, हर चीज संभव है, ऐसा क्यों सोचते हैं? हर चीज संभव है, मुमकिन है। पहला विचार आपके आया, 50% तो नंबर मिल गया आपको एंड टू एंड। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल अकाउंट क्लियर हर हाल में करना चाहूंगी, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। नहीं, आप कुछ मत करिए। मेडिटेशन को क्या मैं ऐसे बोलता हूँ, जब कुछ ना करना हो वो स्थिति,
पैदा कर लीजिए मन में, कुछ नहीं कर रहे, विचार आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आ रहे, विचार आ रहे तो संसार में आप। तो मेडिटेशन मतलब कुछ न करना, ऐसी अवस्था ले आइए आप। जी। तो ये भी नहीं आएगा दिमाग में मेरे को क्या करना है, बस वो स्थिति है, अब वो आपके हाथ में है। जी जी। वर्मा जी की कुंडली देख रहे हैं अपने भाई साहब की, वो उनकी कुंडली में शुक्र 12वें घर बैठा हुआ है, तो वर्ल्डली कंफर्ट्स गारंटेड है। जब से मैं देख रहा हूँ काफी अच्छे जीवन को जी रहे हैं बढ़िया तरीके से, और अंतिम चरण में भी बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। 11वें घर में उनके 6 ग्रह है, तो हर प्रकार से उनको कम प्रयास में सफलता ज्यादा मिलने के योग बनते हैं। बहुत अच्छा जीवन है इनका। और अब रह कौन गया इसके अलावा? तानिया जी रह गए। रवि भैया रह गए थे। हाँ जी, रवि भैया रह गए। हाँ रवि भैया जी की तो मैं बोल चुका ना। रवि भैया जी को दोबारा देख लेता हूँ मैं। रवि जी, हाँ रवि जी का राहु बोला, मैं बोल चुका हूँ इस बारे में, बता चुका हूँ रवि जी को कि राहु बैठा 12वें घर में मंगल की राशि पे, और मंगल 7वें घर में, चर्चा कर चुका हूँ। तो राहु क्या करेगा, संसार में भटकाते अगर जाएगा। शनि हो 8 डिग्री के साथ तो क्या होता है? शनि का मत 1 डिग्री 2 डिग्री की बात नहीं है, जिस हाउस में बैठा हुआ है, अगर वो 5 डिग्री से कम है तो दूसरे घर को साथ लेके चलता है, इसे पिछले वाले घर को, दोनों का असर पड़ता है, लाइट उधर से भी आती है। अब रवि भाई साहब क्या हो रखा है, राहु में चंद्रमा चल रहा है, और मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, बृहस्पति दशा शुरू होने वाली है जून 25 से, तो जीवन का सुनहरी समय शुरू होगा इनका जून 25 से, लगातार 16 साल, फिर उसके बाद मिलेंगे 19 साल, और फिर मिलेंगे 17 साल। ये समय उनका शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। सारे संसार के कार्य, सारे कर्ज, सारी समस्याओं का समाधान इनका तब से शुरू हो जाएगा। तो ये कुंडली की विवेचना होगी। अब रही बात इनकी, एक मेंबर रह गया अपने अंदर, तानिया जी रह गए, वो आ जाए। सर मैंने पूछा सर, शनि हो तो क्या होगा, मैंने पूछा क्या शनि हो तो क्या होगा 12वें भाव में? कहाँ पे? 12वें भाव। हाँ शनि होगा तो क्या होगा कि अगर लोन ले लिया आपने तो लोन उतारने में बड़ी दिक्कत आएगी, आपको कठिनाई लेनी पड़ेगी, और कम दे पाएंगे, देंगे भी तो कम दे पाएंगे। खर्चा आपका जो होगा वो आप खर्च करना चाहते हैं पर कंजूसी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, जहां जरूरत है वहां भी कम खर्च करेंगे, जबकि नियम क्या कहता है, पैसा है तो खर्च कर लीजिए आप, और आ जाएगा। पैसा खर्च करना मतलब शुक्र ग्रह को बढ़ाना। अब शुक्र ग्रह को इकट्ठा कर लेना, वो शनि में कन्वर्ट होकर के फिर वहां पे बदबू फैलेगी, नुकसान होएगा, खराबी आएगी, और पैसा खराब को और यूज कर लेगा। फिर मन में को भाव आता है तो आप पूरा कर लीजिए, पैसा है तो, नहीं है तो उस चीज को भूल जाइए, बस 2 बातें हैं। आज मॉनिटर जी जुड़े क्या हमारी क्लास में? नहीं सर, तान्या जी आज नहीं आ पाए। उनकी कुंडली में देखा है तो 11वें घर का शनि, 12वें घर का शनि बैठा है, तो है वो 11वें घर बैठा, वो 12वां घर खाली है, अच्छा संकेत है, कोई झंझट ही नहीं है। बृहस्पति उसको देख रहा है, तो धार्मिकता से ओतप्रोत है, वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल है इनकी, जन्म स्थान से दूर जाने के संकेत बनते हैं इनके, तो 4थे घर में केतु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो ये यश, नेम, फेम, एनजीओ वगैरह से जोड़ने के प्रयास करते हैं, इसमें जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। मरकरी दिशा चल रही है तो हेल्थ का थोड़ा इशू बनता है, वो थोड़ा ठीक करना होगा इनको। उसके लिए जो भी संभावना बनती है शरीर को ठीक कैसे रखा जाए वो जानते हैं पहले से ही, और थोड़ा बहुत कहीं है बात तो प्राणायाम और ध्यान साधना करने के साथ साथ भोजन लेने की जो पद्धति है उसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह बैठा है 2nd भाव में, जब खाने का भाव है, मंगल अपनी राशि बैठा हुआ है, तो थोड़ा तीखा खाने की बात, थोड़ा मीठा खाने की बात, ये बनती बात, तो इनमें थोड़ा सावधानी बरतें, मसाले वगैरह कम खाएं तो तेल ठीक रहेगा इनका। आज काफी कुछ बता चुके हैं, किसी को और रहेगा तो। अभी आप बोल रहे थे ना पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा अपने पे ना खर्च करके दूसरों पे ही खर्च करने का सर जब मन होता है, ये कौन से ग्रह का होता है? शनि ग्रह का ही है, मतलब अपने पे बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, दूसरों पे कुछ भी कितना भी लुटा दें। केतु ग्रह। अच्छा,
देखो वो दो तरीके हैं, संसारिक व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय होना, दूसरा संसारिक वर्ल्डली जो आइटम्स हैं उसको डोनेट कर देना, दोनों से दूर रहना। देने का भाव मतलब हटाना हो गया ना, हटाना, इकट्ठा करना राहु, छोड़ना केतु। आज 9:26 हो गए हैं। मैं चाहूंगा, बहुत टाइम हो गया, किसी की कोई खास बात हो तो करें, तो वाइंड अप करें इस मीटिंग को। तो आप वो एंगल वाला दोबारा से समझाओगे एक बार क्लास में, जो जो आप एक बार बता रहे थे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो मोनिका अच्छा, दीदी की। देखो 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है, ये फिक्स है, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है कि मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता नहीं है, इसलिए फिक्स मान लीजिए। इस ब्रह्मांड को किस बोलता हूँ मैं, रात को जब देखे बादल नहीं हो, चांद होते हैं, तारे होते हैं, इनके पीछे का वातावरण ब्रह्मांड मानता हूँ। उसके आगे चांद, तारे, गैलेक्सी, सूर्य, सारे ग्रह हैं वो। तो ऐसे ब्रह्मांड को, जिसका पटल 360 डिग्री का गुराई में होता है, 12 भागों में बांट दिया हमने। 30-30 डिग्री का एक भाग आया, और इस 30-30 डिग्री के जो भाव है उसको बोलते हैं हम भाव। 12 भाव बन गए। राशियां तो सिर्फ नाम रखने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर बीच में एक एडिशनल परत है, बाकी वास्तव में भाव ही है सारे। इनके ऊपर जो 7 ग्रह मेन हैं, और 2 चंद्रमा की 2 एक्सेस के दोनों तरफ के पोल हैं, तो मेन तो 7 ग्रह ही हैं। कुछ इंटीरियर ग्रह हैं, कुछ एक्सटीरियर ग्रह हैं। इंटीरियर ग्रह कौन से हैं? जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल है, ये नजदीक के ग्रह हैं, सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, पृथ्वी के नजदीक होते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, शनि है, बृहस्पति है, ये दूर के ग्रह हैं। सूर्य के तरफ चारों लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। चंद्रमा भी नजदीक ही है, तो पल पल बदलता है, सवा 2 दिन में राशि बदल लेता है, और 2-2 घंटे में अपना जो अपन नक्षत्र का सब लोड है वो बदल लेता है। तो हमें अगर बायोमेट्री थोड़ा सा गहरे करें, तो अब क्या 30 डिग्री के अंदर कोई भी ग्रह है, यानी जो भाव है ना, वहां से तो हमने फिक्स कर दिया, इस भाव से हमें ये मिलेगा, उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं, ये फिक्स हैं। अब मिलेंगे कैसे? जब उसके ऊपर कोई ग्रह वहां पे मौजूद है, तो उस ग्रह के माध्यम से मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। उसका जो कम्युनिकेशन है, जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जिस वाहन के थ्रू वो आएगा, वो ग्रह जो आगे चल रहे हैं वो उसके माध्यम से मिलेंगे। और उस भाव का सब लोड होता है, उप नक्षत्र भी होता है। वो हमें टेस्ट बताएगा कि जो हमें मिला है वो किस टेस्ट का है, अच्छा है कि बुरा है, पसंद का है कि नहीं पसंद का। वो गहरी बात और आगे वाली है, अभी तक तो ऊपर चल रहे हैं। ये परिणाम हमें कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सब लोड से देखा जाता है। उसको बोलते हैं उप नक्षत्र का स्वामी। जैसे हर भाव में सवा दो राशि, सवा 2 नक्षत्र होते हैं, तो उस नक्षत्र के ऊपर, किसके ऊपर वो कोई ग्रह चल रहा है, तो उस ग्रह की दृष्टि उस रेंज में आ गई है, तो वहां पे जो उसका उप नक्षत्र बना, वो परिणाम का जो टेस्ट बोलते हैं, जो किस प्रकार का फल मिलेगा वो आएगा। आम तो मिल गया हमें बृहस्पति से, इस जगह से मिल गया आम, आम का अंदर का टेस्ट कैसा है वो वहां से उप नक्षत्र से मिलेगा। कोई बात क्लियर लगन होगी? कुंडली में, लगन कुंडली से ही पता चलेगा उप नक्षत्र भी। लगन कुंडली का तो एक मीनिंग मानते हैं भी, ये जो लगन कुंडली है ये एक प्रकार के मेन है, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। एक तो क्या है, डायमंड शेप बनी हुई है इसकी, तो डायमंड का एरिया है। लगन भी यही नंबर राशि का भी यहीं से शुरू होता है, और भाव का नंबर भी यही बनता है, तो डबल एक्शन है, तो लगन को इंपॉर्टेंट दी जाती है। लगन माने समय, आपके खुद कैसे हैं, आप खुद कैसे हैं, ये आपकी पहचान कराता है।
फिर सेकंड भाव होता है मैं आप पहले नंबर पे तो खुद का स्वभाव कैसा है, मेरा खुद का शरीर कैसा है, जो कुछ प्राप्त है वो कैसा है, खुद की जो क्वालिटी सारी इसमें पता लगती है। सेकंड भाव है उसमें परिवार जिसमें आप पैदा हुए, तीसरा छोटे बहन भाई, चौथा माता का परिवार माता, पांचवें में फिर आपके संतान आपकी, छठे में आपका इच्छाएं, लिटिगेशन, जॉब है तो जॉब, नहीं है तो कोई बात नहीं। सातवां आपके इंडिपेंडेंसी को बताता है और अपने स्पाउस के बारे में बताता है, और आठवां ससुराल बताता है। नौवां जो है उसका धर्म, उसका खुद का किस स्पिरिचुअलिटी के लोग में देखें तो किस प्रकार के वो धार्मिक क्रियाकलाप है उसका, या ईश्वर का घर ईश्वर बोलता हूँ, ईश्वर परमात्मा, नौवां घर। और ईश्वर का घर कौन सा हुआ? 12वां घर। तो ईश्वर के घर में 12वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो अच्छा है, अगर है तो फिर केतु हो तो ज्यादा बढ़िया। 10वां घर आपके कर्म है, चाहे घर में खाना बना रहे हैं और चाहे दफ्तर में काम कर रहे हैं। 11वां घर आपको 1 से लेकर 10 तक जितने भी कर्म किए गए हैं उनके माध्यम से प्राप्त होने वाला लाभ है। और 12वां घर है आपका इस धरती से जाने का, लॉस का, एक्सपेंस का। बट छोटे शब्दों में बता दिया, बाकी बता चुका ऑलरेडी, और भी कई चीजें बताता चला जाऊंगा। तो आज की मीटिंग को समाप्त करें। इच्छा तो किसी की नहीं कर रही उठने की, पर मेरी को लग रहा है बहुत समय हो गया, मैं भी 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। तो सबका धन्यवाद देते हुए, नमस्ते, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सबका जीवन सफल हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अगले संडे तक पूरी एनर्जी से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। परमात्मा का शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी नहीं आना था, आ गए और रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी भेज दीजिए। गरिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पूरे तंत्र को चला रही है, शुक्रिया। थैंक यू गरिमा डियर, थैंक यू। प्लीज प्लीज।